नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के सबसे महान शासक की। आज हम बात करेंगे उस शासक की जिसने मगध के सिंहासन पर किया सबसे बड़े साम्राज्य का राज। मगध का सबसे शक्तिशाली और सबसे विस्तृत स्वरूप अगर आपको कहीं नजर आता है तो वह आता है अशोक वर्धन के समय में। अशोक का नाम अशोक वर्धन हमें पुराणों में मिलता है, लेकिन आपको क्या पता है कि अशोक का अशोक नाम मात्र 2 अभिलेखों से हमें प्राप्त होता है। देखिए वो 2 हैं, गुर्जरा और मास्की। गुर्जरा मास्की आपका कर्नाटक में पड़ता है और गुर्जरा मध्य प्रदेश में। इन 2 के अतिरिक्त 2 और हैं लघु शिलालेख जहां पर हमें अशोक का नाम अशोक मिलता है, जो कर्नाटका में पड़ते हैं। उसके अतिरिक्त हमें जितने भी अभिलेख हजारों की संख्या में अशोक के मिलते हैं, उनमें सब में अशोक का नाम देवनाम प्रिय के नाम से लिखा है। देवनाम प्रिय अशोक की उपाधि रही थी उस समय की, पर वास्तविक नाम अशोक ही था। जबकि एक भाब्रू जो अभिलेख है हमारा, वहां हमें अशोक का नाम प्रियदर्शी के रूप में नजर आता है। प्रियदर्शी के रूप में हमें वहां पर दिखता है। मित्रों, क्या वास्तव में अशोक के बारे में हम जो सुनते हैं कि उसने अपने 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी प्राप्त की थी, क्या यह सच है? एक्चुअल में ऐसा बौद्ध ग्रंथों में लिखा है, जिसमें हम सिंगली अनुश्रुति और महावंश दिव्य बदान की हम जिक्र करते हैं कि बौद्ध ग्रंथों में कुछ इस तरह से अशोक के बारे में दिया है कि जब तक अशोक बौद्ध धर्म को नहीं अपनाता, कलिंग के युद्ध में जब तक अशोक बौद्ध धर्म को नहीं अपनाता, तब तक वो इतना क्रूर होता है कि उसने अपने 99 भाइयों को मारा। ऐसा हमें बौद्ध ग्रंथों में नजर आता है। लेकिन अशोक के द्वारा स्वयं रचित अभिलेखों में 5वें अभिलेख में यह स्पष्ट तौर पर लिखा है कि अशोक के भाई बहन तब जिंदा थे। अब इन बौद्ध ग्रंथों में कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं बता सकते। हाँ, ये अवश्य हो सकता है कि बौद्ध धर्म को ऊंचा दिखाने के लिए तब उन बौद्ध रचयिताओं ने, राइटर्स ने ऐसा लिखा हो कि अशोक बौद्ध धर्म अपनाने के बाद एकदम से बहुत ही सॉफ्ट हो गया और उस पर बौद्ध धर्म का ये गहरा प्रभाव पड़ा। ये संभवतः आप समझ सकते हैं। अशोक के बारे में देखिए, हम आपको अगर बात करें तो अशोक 273 ईसा पूर्व गद्दी पर बैठा था, क्योंकि बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है। लेकिन बिंदुसार कभी ये नहीं चाहते थे कि अशोक सिंहासन पर बैठे। बेशक अशोक कुरूप था बचपन से ही, जिस कारणवश उसे कोई पसंद नहीं करता था, खासतौर पर बिंदुसार। लेकिन तक्षशिला के विद्रोह को जब सुसीम नहीं दबा पाया और अशोक को बिना अस्त्रों के वहां विद्रोह को दबाने के लिए भेजा गया, तो अशोक के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन तक्षशिला के लोगों ने जिस तरह से फूल बिछाकर अशोक का स्वागत किया, वहीं से अशोक की योग्यता सामने दिखने लगी। लोगों को यह लगने लगा कि अगला सम्राट अशोक ही होगा। अशोक के पराक्रम और वीरता को देखकर सबको यह पता था कि अशोक के अंदर काबिलियत है, परंतु राजा बिंदुसार कुछ और ही चाहते थे। बिंदुसार को अशोक पसंद नहीं थे। वहीं बिंदुसार के जो गुरु थे पिंगलवत्स, उनसे सलाह, क्योंकि बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का समर्थक था और आजीवक संप्रदाय का समर्थक होने के कारण उनके गुरु पिंगलवत्स से जब वो पूछता था कि मेरे बाद मेरा उत्तराधिकारी कौन होगा, तो घुमा फिराकर अशोक का ही नाम लेते थे। परंतु ये चिंता बिंदुसार को सताती रहती थी। 273 पूर्व तक्षशिला में एक और विद्रोह हुआ। उस समय पर तक्षशिला में सुसीम थे और उज्जैन में अशोक। बिंदुसार ने अपनी मृत्यु से पूर्व सुसीम को आमंत्रित करने की बात कही कि सुसीम को बुलाइए और राज्याभिषेक कराइए। परंतु तब के चाणक्य के पुत्र, यानी कि चाणक्य कौटिल्य के पुत्र राधागुप्त ने वहां पर एक और कूटनीति खेली और बिंदुसार के पुत्र सुसीम को मैसेज बाद में पहुंचाया, उससे पहले अशोक को पहुंचा दिया। अब चूंकि पाटलिपुत्र से अवंती, जहां पर अशोक था, उज्जैन नजदीक था, अशोक अतिशीघ्र वहां पर पहुंच गया और देरी से मैसेज पहुंचने के कारण वहां से अत्यंत दूरी पर स्थित तक्षशिला से पहुंचने में सुसीम को अत्यंत देरी होगी, जिस कारण मृत्यु के समय राज्याभिषेक अशोक का हो गया। और ये 4 वर्ष तक वो सत्ता के सिंहासन के लिए संघर्ष करता रहा। 269 पूर्व ईसा पूर्व छल कपट के माध्यम से राधागुप्त की मदद से अशोक ने सुसीम की हत्या कर दी और यहां से अशोक का वास्तविक राज्याभिषेक शुरू हुआ। इसको कहा जाता है अशोक का वास्तविक राज्याभिषेक, जो 269 ईसा पूर्व से हुआ। मित्रों, अशोक उस दौर में सबसे बड़े साम्राज्य का स्वामी था। इससे पहले आपने देखा था चंद्रगुप्त मौर्य ने यह सारा इलाका दहेज में चाणक्य की मदद से ले लिया था। यह हिस्सा तो उनके पास था ही था। साथ ही साथ ऐसा भी माना जाता है कि नेपाल और खस हमें नजर नहीं आता, नेपाल और खस तक अशोक का साम्राज्य विस्तारित था। इन क्षेत्रों पर भी अशोक ने ही कब्जा किया था और उसके अभिलेख जहां जहां पर मिलते हैं, जिस भाषा में मिलते हैं,
भारत के अंदर जो अभिलेख मिलते हैं अशोक के, वो सारे ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं। ब्राह्मी लिपि भारत की मानी गई थी। खरोष्ठी लिपि में मानसेहरा और शाहजहांगढ़ में जो अभिलेख मिलते हैं वो खरोष्ठी लिपि में मिलते हैं, जो दाईं ओर से बाईं ओर तक लिखी जाती है। वहीं कन्हार में ये अभिलेख यूनानी और अरमाइक भाषा में है और तक्षशिला में अरमाइक भाषा में है। ये संकेत देते हैं कि अशोक का राज्य कितना बड़ा और कितना विस्तृत था। दक्षिण में भी आप देखेंगे मैसूर तक का हिस्सा अशोक के क्षेत्र में है, उत्तर में कश्मीर से नीचे, और यहाँ पर पश्चिम उत्तर में तो आप देख ही रहे हैं कहां तक है। इस बड़े भूभाग पर अशोक का साम्राज्य था। महान शासकों में शुमार अकबर का भी इतना बड़ा साम्राज्य नहीं था। वहीं भारत का शासन करने वाले अंग्रेजों के पास भी इतना बड़ा साम्राज्य नहीं हुआ करता था। कुल मिलाकर हम कह सकते थे कि अशोक का यश कहां तक फैला हुआ था। और अशोक ने अपने जीवन काल में जो कार्य किए उनमें, जब तक कलिंग का युद्ध नहीं होता 261 ईसा पूर्व, बौद्ध ग्रंथ उसको और क्रूर नजर दिखाते हैं। वो कहते हैं कि अशोक ने अपने जो स्त्रियों जहां पर होती हैं महिलाएं, जहां पर ये मनोरंजन किया करते थे राजा, वहां पर स्त्रियां इसका कुरूप होने के कारण, अति सुंदर न होने के कारण हाथ लगाने में संकोच करती थी। बौद्ध ग्रंथ कहते हैं कि इससे नाराज होकर अशोक ने 500 स्त्रियों को जिंदा जला दिया। ये भी एक आईना, एक चेहरा अशोक का दिखाया जाता है। और बौद्ध ग्रंथ के बाद देखिए अशोक ने अपने 14 प्रमुख शिलालेखों में 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व हुआ था, जिसमें कलिंग नरेश नंदराज से एक भीषण संग्राम अशोक का होता है। कलिंग उस दौर का अजय किला होता है, जो उस समय बड़ा शक्तिशाली होता है, जिसे जीतना बहुत मुश्किल काम होता है। परंतु विश्व विजेता बनने वाले अशोक, यशस्वी सम्राट अशोक के लिए यह कार्य और चैलेंज लेना अनिवार्य हो गया था। अशोक ने 261 ईसा पूर्व कलिंग में जो भीषण नरसंग्राम देखा, जिसमें तकरीबन 1 लाख लोगों की मृत्यु हुई और 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए। अशोक घायलों को देखकर द्रवित हो गया और अशोक ने मनी मन सोचा कि क्या इन सारे लाशों का, इन घायलों का जिम्मेदार मैं हूं। बेशक अशोक ने कलिंग तो जीत लिया, लेकिन उसके बाद उसका हृदय परिवर्तन हो गया और उसने बौद्ध धर्म को अपनाना आरंभ कर दिया। इससे पूर्व भी अपने राज्याभिषेक के 4थे वर्ष में अशोक को सुशीम के पुत्र निग्रोध के अंदर का निडरता देखकर, क्योंकि सुशीम जब उसके दरबार से बाहर, सुशीम का पुत्र निग्रोध जब उसके दरबार से बाहर निकल रहा था, तो अशोक के दरबार में उसे बुलाया गया और कहा गया कि आप डर नहीं रहे, तो मृत्यु का कोई भय नहीं। इस तरह के डायलॉग मार के निग्रोध से बड़ा प्रभावित हुआ अशोक। और उसके बाद जब कलिंग के युद्ध के बाद अशोक को लगा कि वास्तव में मृत्यु क्या है, उसके लिए उसने उपगुप्त नाम के बौद्ध भिक्षु को बुलाया और यहां से अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा लेना आरंभ कर दिया। अब यहाँ का अशोक ब्राह्मण अशोक नहीं, बल्कि बौद्ध अशोक कहलाने लगा। कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने पूरी तरह से बौद्ध धर्म के अंतर्गत धम्म की नीति का पालन किया। धम्म की नीति वही सत्कर्मों पर चलने की नीति, अच्छे आचरण, सत्यवादी राह पर चलने की नीति। अशोक ने उस नीति का पालन करना अब आरंभ कर दिया। देखिए आप देख रहे होंगे कि अशोक का नाम गुर्जरा मास के अभिलेख में ही मिलता है। अशोक का राज्याभिषेक 273 ईसा पूर्व हुआ था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने सत्ता के लिए 99 भाइयों को मारा, परंतु अशोक के 5वें अभिलेख में उसके भाई बहनों का जिक्र है। सत्ता के 5वें वर्ष बौद्ध भिक्षु निग्रोध ने उसे बौद्ध धर्म का ज्ञान दिया। अशोक पहला राजा था जो शिलालेखों के माध्यम से अपने संदेश जनता तक पहुंचाता था, जबकि भारत के इतिहास में सबसे बड़ा साम्राज्य ही अशोक का था। कलिंग के युद्ध में भीषण नरसंहार से आहत होकर अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। बौद्ध भिक्षु उपगुप्त से ली। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। ये भी आप नोट कर लीजिए कि अशोक ने बौद्ध धर्म का खूब प्रचार किया, तभी आपको तिब्बत में भी बौद्ध धर्म के न्याय मिलते हैं, श्रीलंका में भी मिलते हैं। श्रीलंका में तो आज भी कई संख्या में बौद्ध हैं। वहां पर तो बहुत एक अभिलेख मिला है, वहां पर अनुराधापुर में, जो श्रीलंका की तो राजधानी हुआ करता था ये। अच्छा, बेरी घोष की नीति के स्थान पर धम्म की नीति का पालन किया। मैंने आपको खुद बोला कि अशोक ने अब पूरी तरह से धम्म की नीति का पालन करना आरंभ कर दिया है। आगे हम बढ़ते हैं अशोक की धम्म की नीति पर। अब जो हम अगला चेहरा देख रहे हैं अशोक का, वो देख रहे हैं बौद्ध अशोक। मित्रों, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सबसे ज्यादा कार्य किया। उसी के बदौलत अशोक का बौद्ध धर्म इतना आगे तक बढ़ पाया।
अशोक के जीवन काल में जो भी हमें जानकारियां मिलती है वो बौद्ध ग्रंथों के माध्यम से मिलती है, बौद्ध ग्रंथों के अतिरिक्त अभिलेखों के माध्यम से हमें मिलती है। अशोक के कुल 14 अभिलेख हैं। अभिलेखों के माध्यम से जनता तक मैसेज पहुंचाए जो प्रमुख हैं। उसके अलावा लघु अभिलेख अलग हैं, स्तंभ अभिलेख हैं जो हमें जानकारी देते हैं, और गुफा अभिलेख भी हैं यहां पर। इनसे हमें क्या क्या जानकारी मिलती है हम एक बार उस पर भी डिस्कस करते हैं। देखिए अभिषेक, इसमें पहला जो प्रमुख अभिलेख है उनमें सबसे पहले तो जीव हत्या पाप कर रखी है, निषेध। उस समय पर हिरण और मोर का जो मांस था वो राजमहल में खाया जाता था, जो यहाँ पर बैन हो जाता है। जीव हत्या पर निषेध। पशुओं के लिए चिकित्सा की व्यवस्था की जाती है, चिकित्सा व्यवस्था। यह अशोक की नीतियों का देखिए, धम्म की नीति के अंतर्गत अशोक ये कार्य करता है, अहिंसा की नीति का पालन करता है। वो कहता है कि अब मैं साम्राज्य का विस्तार नहीं करूंगा। बौद्ध ग्रंथ ऐसा कहते हैं कि अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद साम्राज्य का विस्तार नहीं किया, लेकिन ऐसा प्रमाणिक है ये हमें नहीं पता चलता, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अशोक ने नेपाल पर उसके बाद ही अपना राज्य स्थापित किया, नेपाल और खस पर उसके बाद ही राज्य अपना स्थापित किया। और यह भी मजेदार बात है कि अशोक को बहुत ज्यादा कोमल हृदय दिखाने वाले बौद्ध ग्रंथ कलिंग के युद्ध के बाद ऐसा दिखाते हैं कि अशोक बहुत ज्यादा मर्मस्पर्शी था, बहुत ज्यादा दयालु बन गया था। लेकिन बौद्ध धर्म के धम्म की नीति का पालन करने के लिए सख्त निर्देश भी अशोक ने ही दिए थे। साथ ही साथ धम्म महामात्रों की नियुक्ति की गई थी धम्म की नीति का पालन करवाने के लिए। और जबकि यदि आप धम्म की नीति का पालन नहीं करेंगे तो दंड देने के लिए और पुरस्कार देने के लिए रज्जुक की भी एक विभाग की भी स्थापना अशोक ने की थी। मतलब जैसा बौद्ध ग्रंथ दिखाते हैं कि अत्यंत दयालु हो गया था, उसका एक और चेहरा दंड की नीति का पालन भी वहां पर किया जाता था। ये भी आप नोटिस करते जाइएगा जो भी मैं आपको बता रहा हूँ। प्रमुख में देखिए आप अशोक के लिए चिकित्सा की व्यवस्था की गई थी। अच्छा, अशोक के दूसरे अभिलेख से हमें यही पता चलता है कि दक्षिणावर्त में अशोक का साम्राज्य नहीं था, यानी कि इन इलाकों में चोल, चेर और पांड्य शासक रहा करते थे। आर्यव्रत और दक्षिणाव्रत अभी दो भूभागों में बटा हुआ है, ये आर्यव्रत है और ये दक्षिणाव्रत है। ये अशोक के दूसरे अभिलेख में इसका बारे में हमें पता मिलता है कि चोल, चेर, पांड्य शासक अलग थे। ठीक, ये जानकारी हमें यहां से मिलती है। तीसरा, हम अगर आगे बढ़ते हैं, तीसरा अभिलेख ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। चौथे में तो इतना ही है कि बेरी घोष की जगह पर अब के स्थान पर धम्म की नीति का पालन होगा। धम्म की नीति का पालन अशोक ने करवाया। ठीक, अच्छा, धम्म महामात्रों की नियुक्ति 5वें में है, जहां पर आपने पढ़ा भी कि 5वें अभिलेख में ही अशोक के रिश्तेदारों का भी जिक्र है, भाई बहनों का। तो धम्म महामात्र, देखिए अशोक के बारे में मैं आपको बताऊं, धम्म महामात्र की नियुक्ति की गई, जो महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा, अशोक ने क्या करता था? अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए खुद भी यात्राएं की ताकि बौद्ध धर्म का प्रचार हो। धम्म महामात्रा के अंतर्गत अशोक ने 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा की, और 20वें वर्ष कौशल की यात्रा की, सॉरी लुम्बिनी की, जहां पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, लुम्बिनी की यात्रा की। उसके अतिरिक्त 14वें वर्ष अशोक ने धम्म यात्रा शुरू कर दी थी। आप धम्म यात्रा सभी के लगभग करती थी, सभी को प्रचार के लिए बौद्ध धर्म पे जाना पड़ता था। तो ये अशोक के समय की घटनाक्रम है जो अशोक ने अपने अभिलेखों के माध्यम से बताया कि वो 10वें वर्ष बौद्ध गया की यात्रा पर था अपने सत्ताभिषेक के, यानी कि 259, और 20वें वर्ष यानी 249 में वो लुम्बिनी की यात्रा पर था, और 14वें वर्ष में यानी कि 265 में धम्म यात्रा का प्रचलन आरंभ किया। ऐसा लिखा है। धम्म महामात्रों की नियुक्ति की गई, वही रज्जुक की नियुक्ति भी की गई। रज्जुक से आप तात्पर्य समझ रहे हैं, जो धम्म की नीति का पालन करेगा उसे पुरस्कार, और जो नहीं पालन करेगा उसे दंड देने वाला रज्जुक कहलाया। इनकी भी नियुक्ति वहां पर की गई। 7वें अभिलेख की अगर मैं बात करूं, 7वें अभिलेख में भी धम्म की व्याख्या है, धम्म के बारे में बताया गया है। प्रमुख अभिलेखों में हम अगर चल रहे हैं तो 7वें अभिलेख में भी हमें सब देखने को मिलता है।
अब मैं बात करता हूं अशोक के जो प्रमुख अभिलेखन में 11वें में धम्म का वर्णन है, 13वां अभिलेख, 12वां अभिलेख की मैं बात करता हूं। देखिए चलिएगा, प्रमुख अभिलेखों की हम बात कर रहे हैं। 12वां अभिलेख जिनसे परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। 12वें अभिलेख में जिक्र है सार वृद्धि का। सार वृद्धि से तात्पर्य है कि हम अपने धर्म के अतिरिक्त सारे धर्मों का सम्मान करें। सम्मान से तात्पर्य कि आप सिर्फ दूसरे को जबरदस्ती बौद्ध धर्म अपनाने के लिए नहीं कहेंगे, अपने धर्म के साथ साथ अन्य धर्मों का भी सम्मान होगा। उसी के अंतर्गत 2 अभिलेख अशोक ने बनाए, गुफा अभिलेख, जो अपने पिता बिंदुसार की याद में आजीवक संप्रदाय को समर्पित भी किए। कर्ण चौपार, ये 2 बराबर की पहाड़ियों में, बराबर की पहाड़ियां हैं बिहार में, वहां पर कर्ण चौपार और सुदामा, ये 2 गुफाएं भी अशोक ने बनाई, जो अपने धर्म के लिए नहीं थी बल्कि आजीवक संप्रदाय के लिए थी। और ये सार वृद्धि के अंतर्गत आता था कि आप अपने धर्म का सम्मान तो करेंगे, साथ ही साथ दूसरे धर्मों का सम्मान भी करेंगे। अशोक का 13वां अभिलेख सबसे ज्यादा पूछा जाता है, जिसमें कलिंग के युद्ध का जिक्र है, और ये हम आपको बता चुके हैं। ये प्रमुख हमारे अभिलेख हैं जो अशोक से संबंधित है, जिनके बारे में अशोक के पूछा जाता है। एक और बात थी कि अशोक के समय में ही द्वितीय बौद्ध संगति भी होती है। अशोक के समय में द्वितीय बौद्ध संगति होती है, जिसका कार्यकाल 250 ईसा पूर्व लगभग माना जाता है। अशोक की द्वितीय बौद्ध संगति, इसके अध्यक्ष पूछा जाए किसके कार्यकाल में, तो अशोक के समय में मोंगलीपुत्र तीस थे। मोंगलीपुत्र 30 हुआ करते थे, इसी के समय में हुई तीसरी बौद्ध संगति। पहली अजातशत्रु के समय में हुई थी 483 ईसा पूर्व, जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। दूसरी कालाशोक के समय पर 383 ईसा पूर्व, चौथी अशोक के समय पर। ये आप खुद भी इन चीजों का नोट करते जाइए। अगर मैं बात करूं अभिलेखों की, तो अभिलेखों में देखिए अशोक द्वारा निर्मित सांची का स्तूप बड़ा प्रसिद्ध है। सांची का स्तूप जिसके अंदर बच गए हैं, सांची का स्तूप, जिसमें सारिका पुत्र की अस्थियां हैं और गौतम बुद्ध के अवशेष हैं। सांची का स्तूप, सारनाथ, जहां से लिया गया है भारत का राष्ट्र चिन्ह अशोक चक्र, सारनाथ का स्तंभ देखिए यहां पर, ये मोटेरा और मेरठ, ये भी यहां पर अभिलेख हमें मिलते हैं, स्तंभ अभिलेख, जिनको फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ और मोटेरा से दिल्ली में रख दिया था। ये तो प्रमुख अशोक के बारे में जानकारी जो हमें पता करती है कि अशोक का साम्राज्य कहां तक विस्तृत था और अशोक के कार्यकाल में क्या क्या हुआ। जीवन के अंतिम काल में अशोक के साथ भी वही हुआ जो बिंदुसार के साथ हुआ था। अत्यंत दान देने के कारण बौद्ध धर्म में सब कुछ दान दे दिया अशोक ने। यही अहिंसा की नीति बाद में जाकर के सत्ता में शायद उनकी कमजोरी की वजह भी बना। जब तक अशोक था तब तक तो साम्राज्य लंबा विस्तारित रहा, परंतु अत्यधिक अहिंसा की नीतियों के कारण अशोक उस साम्राज्य को वहीं तक सीमित करके रुक गया। अशोक ने अपना सोने की हर वस्तु दान कर दी थी और बौद्ध भिक्षुओं को दान देकर स्वयं जब अंतिम समय में बीमार पड़ा तो उसी स्थिति में आ गया जिस स्थिति में बिंदुसार था। जिस तरह से अशोक ने स्वयं को राजा घोषित किया था बिंदुसार की आंखों के सामने ही, उनकी इच्छा के विपरीत, उसी तरह से अशोक के साथ भी होता है। अशोक भी अपने जीवन समय में अकेला पड़ जाता है और दान करने के बाद बीमार हो जाता है और 232 ईसा पूर्व अशोक की मृत्यु हो जाती है और भारत से इस महान सम्राट का कार्यकाल खत्म हो जाता है। मित्रों, हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे मौर्यकालीन व्यवस्थाओं के बारे में। मौर्य काल किस तरह से अपने अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज की इंडिका से ली गई जानकारी के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताइए। धन्यवाद।